कतर एक उभरती आलमी ताकत। 2019 में सियाहती दौरे पर कतर गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि कतर में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की निस्बत कहीं अर्जानी है। हालांकि कतर इस वक्त पड़ोसी अरब और मुसलमान मुल्कों सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सख्त मुआशी पाबंदियों का शिकार था। आगाज में जब ये पाबंदियां लगीं तो इसके असरात शदीद थे। 1-2 माह कतरियों पर बहुत भारी गुजरे। दरअसल इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस हद तक जा सकते हैं। सऊदी अरब का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान जोशे जवानी में था। इस जोश में इसने यमन के हूसियों पर हमला किया। असलहा से लेस होने और अमेरिका की मदद के बावजूद ये जंग अभी भी जारी है। सऊदी अरब ये चाहता था कि कतर भी इस जंग में शरीक हो, जबकि कतर चीन की तरह जंग से दूर रहकर मुआशी तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर गामजन रहना चाहता है। दूसरी वजह यह है कि वो मुसलमान मुल्कों की गिरोहबंदी के खिलाफ और गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी पर गामजन है। इसने ईरान के खिलाफ कायम होने वाले इत्तेहाद में भी हिस्सा नहीं लिया। कतर के अमीर शेख शमीम बिन हमाद की इन पॉलिसियों का सऊदी अरब के वली अहद ने बहुत बुरा मनाया और अचानक कतर पर मुआशी और दीगर पाबंदियां आयद कर दी। यूं सऊदिया और यूएई के रास्ते जो अशियाए खुर्दोनोश कतर में आती थीं आना बंद हो गई। इस सूरत हाल से कतरी हुकूमत खासी परेशान हुई, मगर इन्होंने जवान मर्दी से इस सूरत हाल का मुकाबला किया। इन्होंने हंगामी बुनियादों पर तुर्की, चीन, ईरान, पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक से भी अशिया मंगवाना शुरू कर दी। यूएई और सऊदी अरब का फिजाई रास्ता बंद होने की वजह से इनका सफर मजीद तवील हो गया, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस मसले का हल मुस्तकिल बुनियादों पर किया। मिसाल के तौर पर दूध, दही, मक्खन वगैरह की कमी पूरी करने के लिए 10-11 हजार भैंसे और इनका चारा फौरी दरआमद किया। अशियाए खुर्दोनोश से बड़े जहाज तुर्की और दूसरे ममालिक से आना शुरू हो गए। यूं कतर की हुकूमत ने अपने बरवक्त इकदामात के जरिए अपनी अवाम को परेशानी से बचा लिया। यूरोपीय ममालिक की निस्बत कतर में अर्जानी की वजह यह भी है कि यहाँ अफराद का मुआवजा यूरोप की निस्बत बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में किसी भी कारोबार में सबसे ज्यादा अखराजात अफराद का मुआवजा होता है। इन ममालिक में कानून के मुताबिक कम अज कम मुआवजा तय है। जो कारोबार चले या ना चले बरसूरत पूरा अदा करना पड़ता है। मुलाजमीन को ओवर टाइम, रात और हफ्तावार तातीलात के दौरान काम करने का इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ता है। इनकी छुट्टियों की तनख्वाह, इनकी सुपर एनुएशन और इनका टैक्स भी अजर अदा करता है। यूं यूरोप में वही कारोबार पंप सकते हैं जो ये तमाम अखराजात अदा करने के काबिल हों, लेकिन कतर में मुलाजमीन को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं, जिसका एहसास मुझे कतर पहुँचते हो गया। होटल के कमरे में जाकर मैंने सामान खोलकर फोन चार्जर निकाला, मगर प्लग सॉकेट में नहीं गया। जब इसका हल समझ नहीं आया तो मैंने इस्तकबालिया पर फोन किया और इन्हें अपना मसला बताया। मैनेजर ने कहा, कतर के लिए आपको अलग प्लग खरीदना पड़ेगा, आप चाहें तो मुलाजिम भेजकर अभी मंगवा लेता हूँ। अभी मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहाँ जाना 2:30 बज रहे थे। यूरोप के किसी होटल में होता तो इस वक्त कोई मुलाजिम बात करने के लिए भी दस्तयाब न होता, लेकिन यहाँ मैनेजर कह रहा था, जी अभी आ जाएगा, यही कोई 5 रियाल लगेंगे। मैंने कहा, ठीक है मंगवा लें। ऑस्ट्रेलियन पसे मंजर के साथ ये सब कुछ मेरे लिए अनोखा था और बयान करने की वजह भी यही है। थोड़ी देर बाद मुलाजिम प्लग लेकर मेरे दरवाजे पर मौजूद था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन निजाम मईशत की एक अहम बात का जिक्र करता चलूं, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल ये मौजू अक्सर जेरे बहस रहता है। ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी कारोबार करें, आमदनी का 30% हिस्सा टैक्स की शक्ल में हुकूमत को अदा करना पड़ता है। ये मुलाजमीन के टैक्स, पेंशन और दीगर मराद के अलावा है। यूं हिसाब लगाया जाए तो आमदनी का निस्फ हुकूमत के खजाने में पहुंच जाता है। इससे कोई भी कारोबार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मुबरा नहीं है। इसलिए हुकूमत के पास इतनी रकम जमा हो जाती है कि वो बेफिक्र फलाही और तरक्याती काम करते चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम और कारोबारी हजरात ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर हुकूमत से शिकवा करना छोड़ दें। हुकूमत के साथ लो और दो वाला मामला होता है। सिर्फ लेने पर असरार मुनासिब नहीं, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। पूरी दुनिया में यही तरीका राइज है। जहाँ तक मुलाजमीन के हकूक का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया में मुलाजमीन के हकूक इतने ज्यादा हैं और कानून इनकी इस तरह पुष्पनाही करता है कि मालिक इनसे दुरुस्त लहजे में बात करने तक मजाज नहीं है। तयशुदा काम के अलावा इनसे फालतू काम नहीं ले सकते। इन पर ज़हनी, नफ्सियाती या जिस्मानी दबाव नहीं डाल सकते।
सकते, इसलिए मालिकान हो या अफसरान वो अपना काम खुद करते हैं। वो जाती काम के लिए किसी मुलाजिम को नहीं कह सकते। जब तक पाकिस्तान में था मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ मुलाजमीन के साथ कितनी ज्यादती होती है। जब मुल्क से बाहर गया तो मालूम हुआ कि अंदाजे जहाँ कुछ और है और मुलाजिम होने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि आपने खुद को फरोख कर दिया है। पाकिस्तान में मुलाजमत के दौरान मैंने एक ही बात सीखी है कि बॉस को खुश रखो। अब भी मुलाजमीन की अक्सरियत यही काम करती है। मुलाजमीन को ज़हनी अज़ियत पहुँचाई जाती है और इनकी सलाहियतों को पंपने नहीं दिया जाता, ना उसने मुल्क और कौम के लिए फ़ायदा उठाया जाता है। यूँ कितने ही चिराग जो कौम और मुल्क का नाम रोशन कर सकते थे हमेशा के लिए बुझा दिए जाते हैं। गुज़श्ता बरस में पाकिस्तान में था। मेरी एक दोस्त ने जो तकरीबन 25 बरस से एक सरकारी महकमे में मुलाजिम है, एक शाम मेरे साथ एक तकरीब में जाना था। इनकी छुट्टी 5 बजे होती थी और 6 बजे हमने घर से रवाना होना था। इस शाम मैं इंतजार करता रह गया मगर वो साहब नहीं आए। इस अदारे में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं, लिहाजा इनकी कोई खबर नहीं थी। 8 बजे इनका फोन आया और बोले सॉरी मेरी अभी छुट्टी हुई। मैंने पूछा क्यों, क्या कोई हंगामी काम आ गया था? बोले ये बात नहीं थी, दरअसल हमारा ऑफिसर किसी वजह से रुका हुआ था इसलिए दफ्तर का कोई शख्स उठकर नहीं गया। मैं हैरान रह गया। ये वाकया अगर किसी यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन को सुनाया जाए तो इसे यकीन नहीं आएगा कि किसी देश में ऐसा भी होता है। यूरोप में अगर कोई अफसर ये हरकत करे तो इसके खिलाफ केस बन जाएगा कि मुलाजमीन को हब्से बेजा में रखा है। बहरहाल 3 मुल्कों के तकाबली जायजा से इनके तर्ज मुआशरत और मुआशरत का सरसरी अंदाजा हो जाता है और ये भी कि हम कहाँ खड़े हैं।